अगर आप नहीं जानते थे कि केमिस्ट्री कैसे डेवलप हुई, आखिर में आज के केमिस्ट्री कैसे बनी और उसमें भारतीय स्क्रिप्चर्स का कितना योगदान रहा और कितने पुराने भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने काफ़ी हद तक केमिस्ट्री में काम किया, या फिर कितने के वैदिक ग्रंथ हैं जो कि केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स बताते हैं। तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और आज स्वागत है आपका फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, जिसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं टोटली इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री से। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता, लेकिन ज़रूरी है ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, इसलिए बताना भी ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें तो ज़रूर जान लीजिए कि क्यों केमिस्ट्री ज़रूरी है। क्योंकि हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर मास मास में या बल्क में केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। सपोज कि आज के दिन में आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की जरूरत है और वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में जरूरी है, क्योंकि आज के दिन में जो वर्ल्ड डेवलप हुआ है वहां पे डिमांड बहुत ज्यादा है केमिकल्स की और इन सभी सब्सटेंस की या फिर मॉडिफाइड सब्सटेंसेस की। तो यहाँ आप ये काम जो बना रहे हैं वो लैब में नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी होगी। और वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एफिशिएंट होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, ये सारी क्वालिटीज उसमें होना चाहिए। तो इस पर रिसर्च जरूरी है और केमिस्ट्री इसमें भी हेल्प करता है। ठीक है। तो हम एल्कलीज कैसे बनाए, एसिड्स कैसे बनाए, सॉल्ट्स कैसे बनाए, डाइज कैसे बनाए, पॉलीमर्स कैसे बनाए, इवन दवाइयां कैसे बनाए जल्दी से जल्दी और ज्यादा मात्रा में, सोप्स कैसे बनाए, डिटर्जेंट्स कैसे बनाए, मेटल अलॉयज, ये सारी चीजें कैसे बनाए और जल्दी से कैसे बनाए, इन सभी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है और जिसे केमिस्ट्री डील करता है। और इसके साथ ही साथ नए मटेरियल्स को भी बनाने में ये हेल्प करता है। केमिस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट्स इन बिग वे टू नेशनल इकोनॉमी। जाहिर सी बात है, जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पड़ेगी और बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज खड़े होंगे तो नेशन के बिल्ड में, नेशनल इकोनॉमी के बूस्ट में ये काफी ज्यादा हेल्प तो करेंगी ही करेंगी। सो इट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड्स। तो फूड में क्या, मान लीजिए कोई एक अच्छी प्रिजर्वेटिव होते हैं, जैसे पैकेज्ड फूड बनाए जाते हैं। पैकेज्ड फूड को खराब होने से बचाते हैं ये मटेरियल। हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे, आप पीओपी भी समझ लीजिए, वो ही केमिस्ट्री केमिस्ट्री के थ्रू ही बना, केमिस्ट्री ने ही हेल्प किया कि बहुत ही अधिक मात्रा में बने। और आज के दिन में तो बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल्स आ गए हैं जहाँ पीओपी की जरूरत नहीं पड़ती और सिंपली कुछ स्टिकर्स यूज करके काम कर लिया जाता है। प्रोडक्ट्स ऑफ अदर मटेरियल एम टू इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप आ, ये समझ लीजिए, आज के बॉटल्स, पहले प्लास्टिक के बॉटल्स में क्यों नहीं हम ले जा सकते थे पानी, आज क्यों इतना आसान हो गया है कि प्लास्टिक के बॉटल्स में प्लास्टिक के बॉटल्स में हम कैरी कर लेते हैं चीजों को। तो वही जो आज के दिन में है फूड ग्रेड प्लास्टिक जो बना, वो केमिस्ट्री की ही देन है। और इससे आसानी हुई कि आयरन आयरन या स्टील के बल्कि लंच बॉक्सेस आपको नहीं ले जाने पड़ते हैं। ओके, सो दिस इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब इस इन्होंने फर्टिलाइजर का एग्जांपल दिया है, मैंने फूड ग्रेड प्लास्टिक का एग्जांपल दिया। इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स की वेराइटी को, इंसेक्टिसाइड्स की वेराइटी को इम्प्रूव किया गया है, जिससे कि एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कम हो। क्योंकि हम लोगों ने देखा, अभी एक सेक्शन हमारा चल रहा है जिसमें हम फूड इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं और वहां पे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम करने की बात कर रहे हैं। तो इन पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत ज्यादा किया था, तो उसको भी मॉडिफाई किया केमिस्ट्री ने। तो हम देख सकते हैं कि ये सारे सब्जेक्ट आपस में जब आप हायर लेवल पे जाते हैं तो इंटीग्रेटेड हैं, ये आपस में एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे से कोलैबोरेशन में काम करते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये ना समझिए कि आपका कोई एक सब्जेक्ट फेवरेट है तो उसे ही पढ़ते रहिए, बशर्ते आपको और भी सब्जेक्ट बहुत अच्छे से जानने चाहिए। लाइक अगर जो केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो फिजिक्स और बायोलॉजी भी पढ़ना चाहिए, और साथ में लिटरेचर तो जानना जरूरी होगा क्योंकि ये इंग्लिश लिटरेचर भी लिखा है।
और मेरा एक सजेशन ये भी रहेगा कि हिंदी को भी बहुत अच्छे से पढ़िए आप लोग, जैसे कि इन चीजों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर। Isolation of life-saving drugs from natural sources and make possible synthesis of such drugs। तो मतलब कि लाइफ सेविंग ड्रग तो ढूंढे ही जाते हैं, और साथ में उसको कैसे इजिली सिंथेसाइज किया जाए, ठीक, सिंथेसाइज किया जाए। मैं बता दूं कि मेरा जो एक काम था, मैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में कुछ दिन तक काम किया, और वहां पे यही काम किया जाता था कि किसी भी पर्टिकुलर ड्रग को, किसी भी पर्टिकुलर मेडिसिन को कैसे इजीली सिंथेसाइज किया जाए। ठीक है ना, तो इस पे भी मैंने काम किया है हल्का सा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है जिसमें सिस्प्लेटिन आता है और टैक्सोल, ये एंटी कैंसरस ड्रग है, एंटी कैंसर ड्रग है। अब बताइए कोई भी ये सिस्प्लेटिन और टैक्सोल इतना महंगा है, या फिर पहले जितना महंगा रहा होगा आज और सस्ता हो गया होगा, उसमें केमिस्ट्री का ही रोल है। और मैं बता दूं कि सीडीआरआई में जब काम कर रहा था तो मेडिसिनल मेडिसिनल एंड प्रोसेस केमिस्ट्री का लैब है। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस केमिस्ट्री ऐसी होती है जो कि मेडिसिन के कॉस्ट को कम करने का काम करती है। तो मान लीजिए आज ये बहुत महंगी दवाएं हो, लाख रुपए की का खर्च आ जाता हो इन टैक्सोल और सिस्प्लेटिन को मंगाने में, क्योंकि ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसे आप इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे, और इसमें प्लेटिनम है। ठीक है ना, तो प्लेटिनम आज के दिन में बहुत महंगा पड़ता है, और उसे कॉन्जुगेट करना या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कन्वर्ट करना भी बहुत महंगी चीज है। तो अगर हम कुछ ऐसी टेक्निक्स ढूंढ लें जिससे ये सिस्प्लेटिन सस्ती हो जाए, तो काफी गरीबों का उपचार कर सकेंगे, हम आसानी से उपचार कर सकेंगे। एजिडोथायमिडीन जिससे एड्स पेशेंट्स को कुछ हद तक अच्छा किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें केमिस्ट्री की ही देन है। सो नाउ न्यू मटेरियल हैविंग स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, इवन आप देख लीजिए मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म आप पढ़ते हैं फिजिक्स में, बट उन मैग्नेट्स को कैसे बनाया जाए वो डील कर रहा है केमिस्ट्री। उन मैग्नेट्स की एफिशिएंसी कैसे बनाई जाए, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी कैसे बनाया जाए, उस पर काम कर रहा है केमिस्ट्री। सो स्पेसिफिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिकल, आप कहते हैं कि कॉपर बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, बट इसे बताया किसने, इसे समझाया किसने, इसे केमिस्ट्री ने समझाया। ठीक है, उसका एक अच्छा अल्टरनेट क्या हो सकता है, इसे भी केमिस्ट्री ने समझाया। जिस जहां पे हम एल्यूमिनियम का यूज कर रहे हैं आज के दिनों में, केमिस्ट्री हैज हेल्प्ड एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री विद मैन्युफैक्चर यूटिलिटी गुड्स लाइक एसिड एल्कली डाइज। एसिड एल्कली से क्या मतलब है, एसिड जो आप हार्पिक वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं घरों में साफ सफाई में, बाथरूम क्लीनर यूज कर रहे हैं, पॉलीमर्स और मेटल्स, ये सभी चीजें यूज करी जा रही हैं। इन रिसेंट ईयर केमिस्ट्री हैज हेल्प डीलिंग विद सम ऑफ द प्रेसिंग एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी यूज किया। इसमें तो सबसे अच्छा जो था, पहले के रेफ्रिजरेंट जो आते थे, सीएफसी का इस्तेमाल करते, रेफ्रिजरेटर सीएफसी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज के दिन में एक अलग तरह की गैस बना ली गई है जो कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को काफी हद तक कम करती है। ठीक है, जो कि आज आज के दिन में R32 के नाम से, जनरल नाम है ये, ठीक है, केमिकल नाम मुझे याद नहीं है, R32 के नाम से यूज की जा रही है अक्सर। ठीक है, तो आप जब भी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप कोई रेफ्रिजरेटर लेने जा रहे हो या फिर एयर कंडीशन लेने जा रहे हो, तो आप ध्यान दो कि वो कौन सी गैसेस यूज कर रहा है। अगर R32 यूज कर रहा है तो ये काफी अच्छा होगा। हाँ, बशर्ते हो सकता है आज के दिन में वो काफी, वो एसी जरा सी महंगी आती हो, बशर्ते आप एनवायरनमेंट को बचाने में हेल्प करेंगे और नेक्स्ट जनरेशन को जीने में हेल्प करेंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द बायोकेमिकल प्रोसेसेस। अब तक हम फिजिक्स को देखा ही, अब यहाँ बायोलॉजिकल वर्ड आया है, बायोकेमिकल प्रोसेसेस, हाउ एंजाइम्स आर वर्किंग, how these enzymes can be modified to perform more efficiently in comparison with their older version। तो इन सभी पे काम चल रहा है। तो जो मेरा CDRI का काम था
वो जो ड्रग सिंथेसाइज किया जा रहा था वो इन एंजाइम्स को ही मॉडिफाई करके एंजाइम इंजीनियरिंग आती है, उसको एंजाइम को मॉडिफाई करके उन ड्रग्स को सिंथेसाइज करने की कोशिश करी जा रही थी। खैर आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू एक्सोटिक मटेरियल्स, ठीक है, हो सकता है ऐसे मटेरियल्स जो अभी अवेलेबल नहीं है उनको नया बताया जाए, आर सम ऑफ द इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस ऑफ द फ्यूचर जनरेशन ऑफ द केमिस्ट्स। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आप केमिस्ट्री में है तो आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आप फ्यूचर केमिस्ट बनने वाले हो, लेकिन आज का चैलेंज ये है कि कुछ एग्जॉटिक केमिकल्स बनाए जाए जो कि हो सकता है अर्थ पर ही अवेलेबल ना हो, ऐसे रेयर चीजें हो जो कि अर्थ पे अवेलेबल नहीं हो। तो मुझे लगता है काफी हद तक ये इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात हो गई। अब बढ़ते हैं नेचर ऑफ मैटर, क्योंकि जब हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तब हम केमिकल से डील करेंगे, और केमिकल से डील करेंगे तो वो कहीं ना कहीं मैटर ही है जिसको हम एक्चुअली रिफाइन करेंगे, एक्चुअली जिस पे काम करेंगे, ठीक है ना। तो वाटर भी होगा तो भी वो मैटर है, सॉलिड भी होगा वो भी मैटर है, गैस भी होगा तब भी वो मैटर है। सो व्हाट इज मैटर? So anything which has mass and occupy space is called matter, ठीक है। ये आपके अर्लियर क्लासेस में बताया गया होगा, बशर्ते यहाँ पर भी एक बार लिख दिया गया है, ठीक है। अब इस पे ज्यादा चर्चा ना करते हुए एक बार स्टेट ऑफ मैटर देख लेते हैं, सॉलिड लिक्विड एज गैसेस। बहुत एडवांस ना बन के हम बीईसी पे बात नहीं करेंगे, प्लाज्मा पे बात नहीं करेंगे, बट हम केवल यही जाने सॉलिड लिक्विड एंड गैस को ही बहुत अच्छे से जान लें, हमारे लिए काफी होगा। आप प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पे बहुत ज्यादा फोकस ना करें, ठीक, जहां पे है अपनी एनर्जी को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करें। सो सॉलिड के बारे में क्या कहा, हैव डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप, मतलब कि इनका शेप एकदम फिक्स्ड रहता है, जिस शेप में आपने कर दिया वो शेप फिक्स्ड रहेगा, जब जब तक कि एक बहुत ही ज्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज से इनको डिफॉर्म ना किया जाए, ठीक है। दूसरा है लिक्विड हैड डेफिनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम तो यहाँ डेफिनिट हो गया बट इनका शेप डेफिनिट नहीं होता है, ठीक है। दे टेक शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे प्लेस, जिसमें वो रखे जाते हैं उसका शेप ले लेंगे। और गैसेस का दोनों ही डेफिनेट नहीं होता, ठीक है। और ये होता क्यों है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल के बीच में जो दूरी होती है ना बहुत कम होती है, और दूरी कम होगी तो इनमें मूवमेंट कम होगा, और इसीलिए ये अपना जो शेप बदलना चाहेंगे दूसरा मॉलिक्यूल इनको रोकेगा, दूसरा पार्टिकल इनको रोकेगा, और इसलिए ये शेप नहीं बदल पाएंगे। जबकि लिक्विड की बात देखिए तो इसमें इंटर स्पेस जरा सा और ज्यादा बढ़ गया है, तो इस वजह से इसमें हल्की फुल्की शेप तो चेंज हो ही जाएगी, साथ में वॉल्यूम भी कम चेंज होगा, बशर्ते ठीक है आप शेप पर ही ध्यान दीजिए, तो इसमें स्पेस है तो शेप चेंज होगा। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वैकेंट लोकेशन है, ये आपस में एक दूसरे को कभी बिल्कुल भी रोकने की कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए ये आपस में शेप और वॉल्यूम दोनों चेंज कर सकते हैं, डेल्टा वी एंड डेल्टा शेप। डेल्टा शेप वी कांस्टेंट हो जाएगा, वी कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें वी और शेप दोनों कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से याद रखिए दीज थ्री स्टेजेस ऑफ मैटर इन इंटर कन्वर्टेबल। अभी मैं अपने भांजे को जरा सा मैं बता रहा था, तो ये उसके क्लास थर्ड में बताया गया कि ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि सॉलिड को बहुत ही गर्म करें, आइस का एग्जांपल ले लेते हैं तो बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं करना पड़ेगा, तो हल्का सा गर्म करेंगे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर गर्म करेंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको कूल करेंगे तो ये लिक्विड लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, और फर्दर कूलिंग के थ्रू इसे सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। खैर वही चीजें यहाँ देखिए दे दिया। सो अब देखते हैं मैटर को क्लासिफाई कैसे किया जा रहा है। सॉरी, लेट मी चेंज स्क्रीन अ बिट। हाँ, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो इसमें मैटर को दो पार्ट में बांट दिया, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस, मतलब कि मैटर को इन्होंने बांटा, एक तो मिश्रण MIXTUR मिक्सचर, और एक प्योर। अब जब आप प्योर को पहले समझ लेंगे मतलब कि इसमें एक ही तरह के पार्टिकल होंगे, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। और दूसरा
अगर जो इसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल है तो मतलब कि इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल होंगे, मोर देन वन। तो इसीलिए एक से ज्यादा मिल गया तो उसे मिश्रण कह दिए, और केवल एक ही तरह का है तो जाहिर सी बात है वो प्योर ही होता है। दूध में मिलावट या मिक्सचर को क्या कहते हैं, जबकि वो दूध के पार्टिकल के साथ वाटर मिलाने की कोशिश करता है। ये एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत इसमें प्रिसाइजली अंदर जाने की कोशिश ना करिएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। मिक्सचर को इन्होंने बांटा है होमोजेनियस, हेट्रोजीनियस। व्हाट इफ अगर हम कुछ चीज मिलाते हैं और इसमें एकदम घुल जाए कि उसको फिर अलग ना कर पाए, ठीक। और व्हाट इफ उस मिक्सचर में कुछ एक ऐसा चीज मिलाएं जिससे हम उस पार्टिकल को आराम से देख भी सकते हैं और इजिली सेपरेट भी कर सकते हैं। तो जिसमें हम सेपरेट कर लेंगे वो हेटेरोजीनियस होगा, क्योंकि वो अपने आप में उस एक्सटर्नल पार्टिकल को विषम मान रहा है कि ये मेरे जैसा नहीं है भाई, मैं इसको नहीं मिला सकता, तुम इससे अलग कर दो प्लीज, भले हम करें ना करें। तो ये हेटेरोजीनियस हो जाएगा। लेकिन एक तरह के लोग आपस में आराम से मिल जाते हैं, एक तरह के माइंडसेट के लोग आपस में मिल जाते हैं, तो ये होमोजीनियस हो जाता है। होमोजीनियस जीनस मतलब ऐसा समझ लीजिए कि उत्पत्ति, ठीक है ना। तो वही चीज अगर सेम तरह की उत्पत्ति होगी तो वो अपने आप में मिला लेगा। आगे जब आप जाएंगे तो इस कॉन्सेप्ट का जो एक्सटेंशन होगा उसमें आप पढ़ेंगे लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक। मतलब कि जैसा हो वैसा ही अपने आप में डिसॉल्व करता है। वहां पे बात होगी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को अपने आप में घोल लेते हैं, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे, ये होमोजीनियस हो गया, ठीक है ना। दूसरे तरह के सॉल्वेंट को उसमें घोलने में दिक्कत होती है या फिर उसमें घुलता नहीं है, वही बात करी जा रही है। सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड यू, अब ये दे रहा है कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो कि आपस में वो हो सकती हैं, मिली रहती हैं, जो मिक्सचर के फॉर्म में अवेलेबल है। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस के कॉन्सेप्ट बात हो गई, होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट की बात हो गई। कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं टू ईच अदर, दिस मींस पार्टिकल ऑफ कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि एक दूसरे से घुल गए हैं और एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए हैं थ्रू आउट द बल्क, मतलब कि जो हमारा सॉरी जो हमारा बल्क का मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जो लार्जर कंपोनेंट होता है उसे सॉल्यूशन बोलते हैं, जो स्मॉलर कंपोनेंट होता है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। द मिक्सचर, और इसी को सॉल्यूशन को ही बल्क यहां बोला जा रहा है, ठीक है ना। ऑफ द मिक्सचर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, और पूरी तरह से ये वो होगा कंपोजिशन, ये थ्रू आउट यूनिफॉर्म होगा। sugar solution and air are the example of homogeneous mixture। sugar solution पानी में, वाटर में हमने शुगर घोल दिया, पूरी तरह से मिल जाता है। आप जब शुगर सॉल्यूशन को पीते हैं तो कॉन्स्टेंटली मीठा लगता है, पहले घूंट से लेके अंतिम घूंट तक, जब वो अच्छे से घुला होता है। एयर भी जो है कॉन्स्टेंटली एकदम डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगता है कि मुझे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिल रहा है, मुझे ये सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा मिल रहा है, नहीं, आप लेते हैं ऑक्सीजन मिलता रहता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस द हेट्रोजेनियस मिक्सचर कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मतलब कि हेट्रोजेनियस की बात करें तो वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं होगा। जैसे कि सॉइल में कहीं आप देखते हैं सिलिका ज्यादा मिल रहा है तो उस जगह से आप रेत या बालू लेकर आते हैं, कहीं पे वो मिट्टी, उस मिट्टी में आयरन मिला हुआ है तो वहां से आयरन ओर लेके आते हैं और वहां से आयरन निकालते हैं, तो वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है, कांस्टेंट नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, अगर नमक और चीनी को मिला दिया जाए तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि वो आपस में घुले नहीं हैं, और आप कितना भी मिला लें, आप जब मिलाएंगे तो सॉल्ट हो सकता है नीचे बैठने लगे और शुगर ऊपर आने लगे, तो ऊपर मीठा ज्यादा लगेगा नीचे नमकीन ज्यादा लगेगा, इसलिए। लेकिन जब इसको पानी में मिला देंगे तो ये दोनों साइमल्टेनियसली घुल जाएंगे, तो वहां
होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है। ग्रेन्स मतलब कि हमारे अनाज जो होते हैं, पल्सेस हम देखते हैं बहुत सारी चीजें हम चुगते हैं दाने, पल्सेस में कुछ कीड़े या फिर कंकड़ वगैरह होता है तो उसे चुगते हैं। सम डर्ट ऑफन स्टोन पीसेस, स्टोन में कहीं कुछ कलर होगा कहीं कुछ कलर होगा, मतलब कि वहां पे घुलनशीलता अलग अलग जगह पे अलग अलग है। ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं ये। यू कैन थिंक ऑफ मेनी मोर एग्जाम्पल। अब आपकी कैपेसिटी है, आप कितना वो कर लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, इस तरह के मिक्सचर के कंपोनेंट से सेपरेट किए जा सकते हैं यूजिंग फिजिकल मेथड सच एज सिंपल हैंड पिकिंग। मैंने कहा ना, चावल में से कंकड़ या दाल में से कंकड़ कैसे आप करते हैं, हैंड पिकिंग से। या फिर फिल्टरेशन, अब कोई बड़ा पार्टिकल छोटे पार्टिकल में, छोटा पार्टिकल बड़े पार्टिकल में फंस गया है तो फिल्टर कर लीजिए। क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू भी कर सकते हैं और डिस्टिलेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। ये सारे प्रोसेस आप बाद में जानिएगा, वैसे जान लीजिए क्रिस्टल किसी भी चीज को इवेपोरेट करके क्रिस्टल के फॉर्म में ला देना, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। डिस्टिल कर लेंगे, इवेपोरेट करके उसे फिर कूलिंग करेंगे तो एक पोर्शन दूसरी जगह इकट्ठा होगा, दूसरा पोर्शन दूसरी जगह इकट्ठा होगा। कॉन्सेप्ट जरा बड़ा हो सकता है, आगे के क्लास में जानिएगा। खैर, अब बात आती है प्योर सब्सटेंस की। Constituent particles of pure substances have fixed composition, मतलब कि प्योर सब्सटेंस के जो पार्टिकल होते हैं वो फिक्स्ड कंपोजिशन होते हैं। जैसे इसमें दो कंपोनेंट मिलाया गया था, कंपोनेंट X2 और कंपोनेंट X1, बशर्ते प्योर सब्सटेंस में एक ही तरह का कंपोजिशन ही है, एक ही तरह का पार्टिकल ही है उसमें, तो उसमें कुछ पूछना ही नहीं है। जैसे कॉपर, अगर मैं कॉपर ब्लॉक लूं तो इसमें सारा कॉपर का ही मटेरियल रहेगा, कॉपर के ही पार्टिकल रहेंगे। अगर मैं गोल्ड ब्लॉक लूं तो इसमें सारे गोल्ड के ही पार्टिकल रहेंगे। लेकिन व्हाट इफ व्हेन आई एम मिक्सिंग कॉपर इनटू द गोल्ड, क्या होगा? तो वो एक मिक्सचर बन जाएगा। अभी ये प्योर सब्सटेंस है, प्योर कॉपर प्योर गोल्ड। ठीक। अब यहां पे दोनों को जब मिलाया तो एक मिक्सचर बन गया। वो कैसा मिक्सचर बनेगा वो बाद में देखिएगा। ठीक है। होमोजेनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। ठीक है। अब अभी प्योर सब्सटेंस समझ रहे हैं। ठीक है। ग्लूकोज कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखिए, ये प्योर सब्सटेंस जो होते हैं ना, पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये है, ग्लूकोज की जब हम बात कर रहे हैं, ग्लूकोज की जब हम बात कर रहे हैं, ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो है, बशर्ते ग्लूकोज के हर पार्टिकल में यही CHO 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 ही होगा और उसी कंपोजिशन में होगा। ठीक है ना, उसी रेशियो में होगा। ठीक है। इन अ फिक्स्ड रेशियो एंड इट्स पार्टिकल आर ऑफ सेम कंपोजिशन। इसके जो पार्टिकल होंगे ना, इंडिविजुअल पार्टिकल, वो सेम कंपोजिशन के होंगे। जबकि हेट्रोजीनियस में आप एक पार्टिकल उठा लोगे तो उसका कंपोजिशन कुछ और, दूसरे पार्टिकल का कंपोजिशन कुछ और हो जाएगा। समझ में आया ना? यही बात है। Hence, like all other pure substance, glucose has fixed composition. Also, it constitute carbon, hydrogen and oxygen and cannot be separated by simple physical method. मतलब कि सिंपली इस कार्बन, ये जो बॉन्डेड कार्बन है 3 6, इन सबको आप वो नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। एक को निकालेंगे ना तो पता चला ग्लूकोज का अस्तित्व ही खत्म हो गया, ग्लूकोज रह ही नहीं जाएगा, तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं जाया जाएगा। इसके कंपोजिशन को ऐसे ही बने रहने देना है। ठीक है ना, यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड। अब देखिए, अब तक हम लोगों ने मिक्सचर को क्लासिफाई किया था होमोजेनियस एंड हेटेरोजीनियस में। ठीक। अब इसमें बात आती है प्योर सब्सटेंस। अभी आपने एक एग्जांपल लिया ना, कॉपर AU और फिर ग्लूकोज का। अब इसी को डिवाइड किया जा रहा है कि हम कॉपर और AU जैसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे, कॉपर और गोल्ड जैसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे, और ग्लूकोज जैसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे। तो इसमें एक आता है एलिमेंटल फॉर्म और दूसरा कंपाउंड फॉर्म।
एलिमेंटल फॉर्म में क्या होगा, जैसे Cu और Au अलग अलग, मतलब एक दूसरे से मिले नहीं है, केवल एक ही तरह का पार्टिकल है। लेकिन इसमें ग्लूकोज को जब बात करेंगे C6H12O6 का, तो इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। यहां मोर देन वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, लेकिन ये एक फिक्स्ड रेशियो में है। एक चीज और समझ लीजिए, मुझे लगता है आसानी हो जाएगी जब यहां पार्टिकल 1:1 रेशियो में हो, मतलब कि कोई और तो है नहीं, तो रेशियो तो 1 ही हो गया। और जब यहां पार्टिकल अदर देन 1:2 समथिंग हो, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे रेशियो क्या है, 1:2:1 है ना, तो इसलिए ये एक कंपाउंड हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। खैर क्या ही इरेज किया जाए। And the molecule from the previous classes, however, you will be studying about them in detail in यूनिट 2। अब यूनिट 2 में आगे बात होगी क्या है कैसे है। आप ये ध्यान दे दीजिए कि ये प्योर एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स की बात हो रही है, और ये एक मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है ना, ये एलिमेंट की बात है, ये एक मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टू आर मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर टू अ डेफिनिट रेशियो, एक डेफिनिट रेशियो में मिलते हैं तो वो कंपाउंड बन जाता है। ठीक है ना, इट इज ऑब्टेन्ड मोर ओवर constitution of the compound cannot be separated into the simpler substance by physical method। अब इस ऑक्सीजन को, इस O2 को आप सेपरेट नहीं कर सकते, हाथ से चुग नहीं सकते, ठीक है ना, फिल्टर नहीं कर सकते ऑक्सीजन को। ठीक है, दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड ओनली, केमिकल मेथड से आप सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है ना, हो सकता है ये ऑक्सीजन कोई एक रिएक्शन कराएं हम, तो वहां से ये ब्रेक होके दो नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाए। साथ में अलग और केमिकल्स होंगे, केमिकल एक्स मान लीजिए, ठीक है ना, प्लस केमिकल एक्स 1 और यहाँ केमिकल X2 बनेगा, और ये दो नेसेंट ऑक्सीजन बन जाए, या फिर एक नेसेंट ऑक्सीजन बन जाए, क्योंकि एक ऑक्सीजन इससे रिएक्ट कर गया। ठीक है ना, तो इसलिए ये केमिकल मेथड से पॉसिबल है इसे सेपरेट करना। अब बात ये आ रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। अब जाहिर सी बात है यार, आप देखो हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, बनाएंगे क्या, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके H2O बनाएंगे, हो गया ये लिक्विड। मतलब कि इनके एलिमेंटल फॉर्म से इनके कंपाउंड बहुत ही ज्यादा डिफर कर सकते हैं, इवन स्टेट में भी डिफर कर सकते हैं। ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज तो अलग, वही एग्जांपल यहां पे दिया है। ठीक है ना, अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पे दे रहा है कि हाइड्रोजन जो होता है वो पॉप साउंड के साथ बहुत अच्छे धमाके के साथ जलता है। ठीक है, और बहुत ही तेजी से जलता है, इसीलिए हम इसके इंजन भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों को, और ऑक्सीजन और महान, किसी भी चीज को जलने में हेल्प करते हैं जनाब। लेकिन जब ये दोनों लोग मिल जाते हैं तो खुद ही अपने आप से जल रहे लोगों को बुझाते हैं, पानी आग को बुझाने में काम आता है। ठीक है ना, तो ये सारे फैक्ट्स रहे हैं, एक जनरल फैक्ट्स चल रहे हैं, तो अभी तक के लिए इतना ही। और आगे बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि क्या ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी बदल गया है, गैस से लिक्विड हो गया है, और इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या बदलाव आ जाते हैं, या फिर उन बदलाव को कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।